नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। धुआंधार प्रचार में जुटे पीएम मोदी, उत्तराखंड और राजस्थान में की जनसभा। विपक्षी दलों की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की नीति पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह ने की रैली। जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा के लिए जारी किया घोषणा पत्र। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभाएं। वहीं नागपुर से मायावती ने चुनाव प्रचार का किया आगाज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मांगे वोट। कांग्रेस आईटी सेल प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन। ईद के कार्यक्रम में बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीएए यूसीसी स्वीकार नहीं, हम देश के लिए खून बहाने को हैं तैयार। भाजपा ने किया पलटवार। ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। केरल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर एलडीएफ और यूडीएफ पर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया के करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को बताया सही। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। एडीबी ने कहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग से मजबूत वृद्धि का मार्ग होगा प्रशस्त। और अमन और चैन की दुआओं के साथ देश भर में मनाई गई ईद। लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज। और सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान जहां सरकार की उपलब्धियों पर लोगों से वोट मांगे, तो वहीं विपक्षी दलों की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की नीति पर भी जमकर हमला बोला। 4 जून 400 पार। पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लोगों में काफी उत्साह भर रही है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन गारंटियों का भी उल्लेख किया जो राजस्थान में सरकार बनने के बाद पूरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। उन्होंने कांग्रेस की अलगाववादी नीतियों की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीपू वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की बात का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस का महापाप करार दिया।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को अधिक मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि जब देश में कमजोर और अस्थायी सरकार रही है तो दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया और आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैलाई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा उन पर 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत देश में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित कई सरकारी कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के 90% परिवारों को नल से जल की सुविधा प्रदान की है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को लगातार धार देने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने मंडला, कटनी और नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन का एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाना, जबकि मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पूर्वोत्तर को अलग थलग करके रखा और इसकी जरूरतों और सपनों के साथ खिलवाड़ किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने मऊगंज और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, इसलिए हम चुनाव में झूठे वादों की बजाय सोच समझकर और नाप तौल कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, ये दो ही बातों का अलायंस है। एक, भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार को बचाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया।
इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, कांग्रेस इस बार यहाँ सभी सीटों पर हारेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया और अब वह लुभावने और झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को पता है कि गारंटी एक ही है और वो है मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कृतसंकल्पित दिखाई दे रहा है, माननीय मोदी में माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित के पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। हमने जो आपको संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठाकर फेंक दिया, मध्य प्रदेश से आपको उठाकर फेंक दिया। दूसरी तरफ भाजपा समेत एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। वहीं उधमपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने प्रचार अभियान को तेजी दी। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार जरूरी है। उधर केंद्रीय मंत्री और अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुगली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने लोकल ट्रेन में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा को वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर लोगों से वोट मांगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल जनता को अपने अपने पक्ष में वोट देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी और दूसरी पार्टियों ने भी जनता के बीच जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया।
पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव में मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे, एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी। केरल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अलापुझा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। We are getting reports from everywhere that Congress and India alliance doing well everywhere. Especially for Kerala, you are concerned. We will sweep all the 20 seats. In my view, we will. Last time you all rightly tell we lost 1 seat. This time that also will come to Congress and UDF. इस बीच कांग्रेस को झटका भी लगा है। कांग्रेस के नेता और आईटी सेल के सदस्य रोहन गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे उन्हें दुख पहुंचा। कोई भी पार्टी हो, देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है, ये तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी ने दोहराया है कि राज्य में सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएए का कोई संबंध एनआरसी से नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि जो बांग्लादेश से आए हिंदू लोग हैं उन्हें देश में स्थान मिले। মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাপ আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপির। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं? ये देख रहा है। और बंगाल के बाद बात करेंगे अब केरल की। केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछले 14 दिनों से केरल में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही एनडीए की जीत की बढ़ती संभावनाओं, उसकी उम्मीदों को लेकर चिंतित हैं। इसलिए एनडीए उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं। Yesterday, our senior BJP leader and candidate from Artingal was brutally, the vehicle was attacked. They were trying to attack the candidate in Trivandrum Lok Sabha constituency against Rajiv Chandrasekhar. A lot of allegations, false allegations are coming. In many places, Kollam, our candidate Krishna Kumarji was blocked by SFI goons. The women candidate Nivedita Subramaniam was brutally blocked, attacked by the KSU, SFI, MSFI, MSF goons. So, day by day the campaign is going on. BJP and NDA candidates are blocking, attacking. चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे आगे महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि इस लोकतंत्र की भागीदारी में महिलाएं सबसे आगे हैं और वो बढ़ चढ़कर आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाली हैं। उन्होंने कहा कि
चुनाव आयोग ने बताया कि पुडुचेरी में माहे जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। എടോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിനോ? അല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിനാ? സിസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിനോ? ചേച്ചി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? മാഡം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിനാ? എടാ 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 നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? ആദ്യമായി ഒരു അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ तो महिलाएं सबसे आगे। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और यहां रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको और भी खबरें दिखाएंगे किस तरह से, खासकर जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ हाँ देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को एक और झटका लगा है। PMLA निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे संबंधित कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से ED को संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत
पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनंतिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। ईडी ने पिछले साल कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए 2002 के तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया था। यंग इंडियन के पास एजेएल में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की अपराध आय होने का पता चला। 26 जून 2014 को दर्ज की गई एक निजी शिकायत के बाद दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी एक अदालती आदेश के आधार पर ईडी की जांच शुरू की गई थी। अदालत ने आरोपों को सही मानते हुए पाया कि आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराध किए। कोर्ट ने यंग इंडिया सहित 7 आरोपी लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों को हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसकी स्थापना मूल रूप से समाचार पत्र प्रकाशन उद्देश्यों के लिए की गई थी। एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। कंपनी ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक उद्यमों के लिए करना शुरू कर दिया। आगे की जांच से पता चला कि एजेएल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 90.21 करोड़ रुपए का बड़ा ऋण बकाया था। हालांकि एआईसीसी ने कथित तौर पर लोन को गैर वसूली योग्य माना और इस भुगतान को करने के लिए पर्याप्त धन की कमी के बावजूद इसे 50 लाख रुपए की मामूली राशि के लिए एक नवगठित कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया। इसके बाद यंग इंडिया ने लोन के पुनर्भुगतान या एजेएल में इक्विटी शेयर जारी करने की मांग की। एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक में अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने और यंग इंडिया को 90.21 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का फैसला किया। नतीजतन 1000 से अधिक शेयरधारकों की शेयरधारिता को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से एजेएल यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई और यंग इंडिया को अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ईडी ने अपनी जांच से निष्कर्ष निकाला कि इन कदमों ने न केवल एजेएल के शेयरधारकों को बल्कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं को भी धोखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज यही विषय है चर्चा का भी कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। हमारा जो आज का विशेष है वो यही कि नेशनल हेराल्ड केस में मामले में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और इस पर चर्चा करने के लिए बातचीत करने के हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा जोशी जी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को रखने के लिए ज्योति कुमार सिंह जी हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं संविधान के जानकार, कानूनी जानकार डीके दुबे जी। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ज्योति कुमार सिंह जी हैं। ज्योति जी, चीखना चिल्लाना थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि फैक्ट्स के जरिए लोगों को समझ में आए बातों को, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले यही सवाल कि पीएमएलए कोर्ट ने, ईडी ने जो जब्त किए थे 750 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को, उस फैसले को बरकरार रखा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? आपने खुद बताया और अपने ब्रीफिंग में, एंकरिंग के शुरुआत में आपने इस केस के बारे में बताया जी, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत आपने बताया कि ईडी ने ये कार्रवाई की और आज बताया कि उसको सही ठहराया कोर्ट ने और इतने की संपत्ति जब्त कर ली। आपको ये भी पता है, लोगों को ये भी बताना चाहिए कि इसमें जब एजेंसियों ने कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और बाकी लोगों को भी अगर बुलाया तो वो जाकर एजेंसियों को मदद किए। एजेंसियों में जाकर, खुद जाकर वहां पर जितनी बातें उन्होंने पूछा, बताया, घंटों घंटा उन्होंने बैठे वहां पर और काफी
6-7 दिन से ज्यादा ही, किसी के साथ कुछ और दिनों के साथ। तो सवाल यहाँ ये है कि जब एजेंसी ने शक जाहिर की, अब वो सही है गलत है वो तो जब आएगा, जजमेंट आएगा तब की बात है। हमने कांग्रेस पार्टी पर जब वो बात आई तो हमने तो बताया, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है कि आप तो इतने बड़े, जब ये बातें चल रही है कोर्ट में और ये बातें हो रही है तो आप इसको मुद्दा बनाकर आप ये आज बहस कर रहे हैं। हम सवाल करते हैं और 140 करोड़ जनता सवाल करती है कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS, जो एक मान्य, जो सर्वमान्य और इसकी ऑथेंटिसिटी है, वो बताती है कि 55% भ्रष्टाचार बढ़ा है 2019 से 40% आंकड़ा था है इसका जो पहले था, और वो बढ़ा है। और उस पर विपक्ष सवाल करती है कि भाई आप सरकार के लोग हैं, मैं इसलिए पहले कहा था कि एक आप विषयांतर कर रहे हैं, फिर यही दिक्कत है आपके साथ। आप विषयांतर मत कीजिए। आज मुद्दा PMLA कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ED ने जो संपत्ति अटैच की है वो सही है, उस पे रहिए ना। जो भ्रष्टाचार के जरिए जो कमाई की गई कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, उस पे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप फिर CSDS की रिपोर्ट पर चले गए। आप इस पे बताइए कि क्या कांग्रेस ने इन दोनों संस्थानों के जरिए भ्रष्टाचार तरीके से, गलत तरीके से पैसे का अर्जन किया या नहीं किया? आप बताना चाहते हैं कि मैं एंकर हूं दूरदर्शन का, मैं सवाल लेकर आया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करने दूंगा आपको कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह। जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दो। लेकिन आज कांग्रेस की बात करना चाहते हैं, विशेष हमारा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात लोगों को नहीं जानने देना चाहते हैं। ज्योति जी फिर वही आप बात करें, आज हमारा विषय कुछ और है। आपके हिस्सा क्यों नहीं? आप गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है ज्योति जी, आपके पास जवाब नहीं है। आप विषयांतर कर रहे हैं, आप मुझ पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नेहा जी लोगों को जानने देना ठीक है ज्योति जी, ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। अब आप चुप हो जाइए। नेहा जोशी जी जानबूझकर लोगों को भ्रमित नेहा जोशी जी, ठीक है, किस बात करते हैं, ज्योति जी क्वेश्चन लाते हैं और उस पर केवल आंसर। अरे ज्योति जी, इस तरह की बातें मत किया, जो मैंने आपको पहले ही कहा था। आप मेरे मालिक, आपका सिर्फ हो हंगामा करना मकसद होता है, आप जवाब नहीं दे पाते हैं। नेहा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? PMLA ने, कोर्ट ने आज ही कहा है कि जो संपत्तियां अटैच की गई हैं 750 करोड़ से ऊपर की, वो बिल्कुल सही है, वो जायज है, और कांग्रेस पार्टी ने जो आपराधिक तरीके से पैसे अर्जित किए वो गलत है। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रवक्ता से आपने बहुत सीधा सवाल किया और उनकी प्रतिक्रिया मांग। उन्होंने क्लासिक व्हाटअबाउटरी कांग्रेस स्टाइल में शुरू कर दी, जबकि अगर आप देखें, अगर आप एक ले मैन की तरह इस केस को देखें, 2012 से जो ये केस चल रहा है, तो ये ओपन एंड शट केस है कि कैसे एक परिवार ने कई हजार करोड़ की कंपनी को अक्वायर करके उसके एसेट्स को अपने नाम कराने के लिए पूरा एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा प्रपंच रचा। किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी, आप बताइए कि आज कांग्रेस बार बार मंच पर आकर भ्रष्टाचार हटाओ का नारा लगाती है। आप मान सकते हैं कि भारतवर्ष में एक पार्टी किसी प्राइवेट एंटिटी को एक लोन एक्सटेंड कर रही है? क्या उसने अपने डोनर्स को बताया था कि वो ऐसा कर रही है? और इसकी जिस प्राइवेट एंटिटी को वो लोन एक्सटेंड कर रही थी, इसकी ओनरशिप किसके पास जा रही थी? पार्टी के पास नहीं, एक परिवार के पास जा रही थी। तो ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। ये केस जो है वो सब जुडिस है अभी, और आज भी जो फैसला आया है, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को मिला है कि कैसे कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है, जो इस पार्टी का करता धरता है, चलाता है, आज उनके एसेट्स जो अटैच करने का ऑर्डर दिया गया था, ईडी को कोर्ट ने कहा है कि आप गो अहेड, आप अटैच कर सकते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी उस पर जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें कर रही है। क्लियर विषय आपके सामने, आप इस पर बात कीजिए। बिल्कुल, आप CSDS की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी भी हैं। अशोक जी, जिस तरह से ये सारा मामला है, ऐसे में चूंकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आती हैं, कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि इससे जो कांग्रेस की बची खुची साख है उस पर भी बट्टा लगता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब ये नेशनल हेराल्ड शुरू हुआ था तो स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बड़ी भूमिका थी। चलपति राव जैसे एक स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार इसके एडिटर थे और हजारों स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर बने थे।
और स्वतंत्रता के बाद इसको कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र कहकर चलाया गया। लेकिन एक चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि जब इंस्टीट्यूशनल रेट पर जमीन मिलती है, जैसे अखबार चलाने के लिए जमीन मिलती है, तो उस जमीन पर बने हुए भवन का उपयोग केवल उसी काम के लिए ही लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने नेशनल हेराल्ड के लिए कई जगहों पर जमीन जो ली इंस्टीट्यूशनल रेट पर अखबार चलाने के, उसको बंद कर दिए, अखबारों को बंद कर दिया और कमर्शियल रेट पर आपने उसको किराए पर दे दिया, ये सबसे बड़ी अनैतिकता थी। कानूनी पेच की तो बात छोड़िए, आज भी कोई भी अखबार जिन्होंने जमीन सरकार से इंस्टीट्यूशनल रेट पे ली है अखबार चलाने के लिए, वो अगर उस अखबार को बंद करके और उस जगह को किराए पर देंगे मार्केट रेट पर, तो कहीं ना कहीं सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है। जब ये इंटरवेंशन की गई तो उसमें ये सब बातें भी आई कि एक और कंपनी बनाकर वो पैसे को इधर किया गया और वो कांग्रेस पार्टी ने उस पैसे का, उस जगह का, उन भवनों का दुरुपयोग किया। तो ये जो अभी जजमेंट आई है, ये जो ऑर्डर आया है कि भाई अगर इसका दुरुपयोग हो रहा था तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। तो अब ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये आज उसकी वैधता को ठीक करार दिया गया है। लेकिन ये केस अभी चल रहा है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग जमानत पर बाहर आए हुए हैं। तो अभी तो ये केस चलेगा और अल्टीमेटली कहाँ जाकर रुकेगा तो समय बताएगा। हमारे साथ आज जो कुछ किया गया है वो इस सारे मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ या जो दुरुपयोग हुआ उसको ये साबित करता है, इसलिए आज प्रॉपर्टी को अटैच करने पर मोहर लगा दी गई। ठीक है, हमारे साथ डी.के. दुबे जी हैं। दुबे जी, मैं इस कार्यक्रम के जरिए ज्योति जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कम से कम आज के इस फैसले को लेकर उन्होंने पीएमएलए पर निशाना नहीं साधा और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल बातें, विषयांतर कर गए। लेकिन मेरा सवाल दुबे जी आपसे ये है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक तो आर्थिक तौर पर झटका लगा ही, और खासकर अब पीएमएलए कोर्ट के इस आदेश के बाद से ईडी जब अटैच कर रही है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज है, ऐसे में अब आगे का रुख क्या हो सकता है ईडी की तरफ से भी और बाकी जो पार्टियां उनकी तरफ से भी? देखिए, कानून का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी एक्शन लिया गया है उस एक्शन को न्यायालय में जाकर चैलेंज करते हैं। हालांकि ये मामला 6 महीने पहले ये प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ था और उसके बाद अभी कोर्ट ने उसको कंफर्म किया, लेकिन अटैच प्रॉपर्टी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉपर्टी सरकार के पास चलेगी। अटैच प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब तक केस चल रहा है तब तक आपकी होल्डिंग नहीं रहेगी, होल्डिंग उस पर सरकार की रहेगी और सरकार के कब्जे में रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विषय को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जी। और वो ये है कि 50 लाख रुपए में व्यक्तिगत किसी के 50 लाख रुपए में पूरी प्रॉपर्टी जो स्वतंत्रता आंदोलन की एक कंपनी थी, वो कंपनी में आप अंदर घुस गए और कांग्रेस, जिस कांग्रेस को लोग चंदा देते हैं, उसका पैसा 90 करोड़ दिया गया और 90 करोड़ को 50 लाख में बेचा गया और वो 50 लाख में खरीदकर पर्सनल अपने नाम आ गया। पहली बात इसमें जो कानूनी पहलू है वो है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29 में आपको ये अनुमति नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी का पैसा कहीं भी व्यवसाय में लगाया जा सके या कहीं इन्वेस्ट किया जा सके, ये अनुमति नहीं। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी होता है? नहीं, अनुमति देखिए ऐसा है कि आप अपने लिए, पार्टी के लिए तो वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पार्टी से मतलब पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, पार्टी के ऑफिस बन रहे हैं, लेकिन आप किसी कंपनी को परचेज नहीं कर सकते या कंपनी के शेयर खरीदने की आपको अनुमति नहीं है। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में ही नहीं है, उसके सेक्शन 29 में इसकी व्यवस्था। यही चैलेंज हुआ था, शुरुआत यहीं से हुई थी केस की। इस सेक्शन 29 का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया किसी को दे कैसे दिया? अब 90 करोड़ दे दिया जिस कंपनी को, उस कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझते हुए यंग इंडियन एक नई कंपनी बनाई गई, उसको 50 लाख रुपए में वो इक्विटी बेच दी गई, यानी कि 90 करोड़ का सौदा 50 लाख में हुआ। 50 लाख और 50 लाख में जब वो बेच दी गई तो उसने 50 लाख वाली कंपनी ने क्या कहा, उसने एचएएल से कहा कि 90 करोड़ का तुम्हारे ऊपर कर्जा है, मुझे 90 करोड़ दो। एचएएल ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करके 9 करोड़ शेयर बना दिए 10 रुपए वाले और 90 करोड़ के शेयर उनको दे दिए। अब आप सोचिए कि 50 लाख रुपए में 90 करोड़ के शेयर खरीद ले गए और 90 करोड़ रुपया भी किसका था? वो कांग्रेस का था, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं था। और जिस कंपनी में अब घुसा गया है
9 करोड़ शेयर मारकर, वो एजेएल 1937 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी थी। और उनकी जो शेयर धारिता थी दुबे जी, उसको भी घटा के आपने सिर्फ 1% कर दिया। हाँ, बाकी का 1% रह गया। मतलब आप 5,000 करोड़ की संपत्ति, 90 करोड़ में का कर्जा था, 5,000 करोड़ की संपत्ति, उसका वैल्यूएशन मार्केट में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, वो आपने 50 लाख में खरीद ली और 50 लाख में खरीद कर आप उसके ओनर हो गए। कांग्रेस कहां चली गई, जनता कहां चली गई, मेंबर कहां चले गए, स्वतंत्रता का आंदोलन कहां चला गया? यही सवाल तो ज्योति जी से है कि इतना बड़ा हेरफेर आपने किया, गलत तरीके से पैसे कमाए, और जिसमें रिपोर्ट में तो यह भी आया जांच में कि भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया है। ज्योति कुमार सिंह जी, इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है? ये वही तो है कि आप बताइए। आप सुन लीजिए ना, अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, लखनऊ में। बोलने दीजिए, आपको प्रधानमंत्री ओएसडी नहीं बनाने वाले हैं, विपक्ष के नेताओं को बोलने दीजिए, समझ गए? आप इस तरह की टिप्पणी मत, ऐसी टिप्पणी मत किया कीजिए। आपके अगेंस्ट हम कंप्लेन भी करेंगे, समझ गए बात को? आपको जो करना है कीजिएगा, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आप मत किया कीजिए। दूरदर्शन आपका खरीदा हुआ चैनल है, आप फिर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? अरे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। आप बोलने दीजिए। हम आपको बोलने का सबसे पहले तो मैंने आप ही को समय दिया, सबसे पहले मैंने आप ही को वक्त दिया बोलने के लिए। आपके ऐसे पत्रकार को तो कभी बुलाएंगे भी नहीं, जान लीजिएगा। आप फिर वही गलत समझ गए। आपको सबसे पहले मैंने आपको बोलने का वक्त दिया, अब आप इसका आंसर दीजिए। जी सुन लीजिए आप बात। जी बताइए। आप बात कह रहे हैं, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि जो सरकार की एजेंसियां जो भी आगे बढ़ी इस शंका को लेकर, उस शंका में हमारे नेता आगे बढ़कर उसको मदद की। मैं जब बात कहता हूं, जब इस तरह की बात आप मैं भ्रष्टाचार की बात कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार की ही बात कर रहा हूं। सुन लीजिए बात को आप। अमित शाह का बेटा, फिर अमित शाह पे आप चले गए। 300 करोड़ उसका कैसे संपत्ति बढ़ गया? मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं, मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहा हूं। बेटा आप बताएं, आप नेशनल हेराल्ड पे बात कीजिए मुझसे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत 500 करोड़ रुपया उनको नहीं, सीधे इसका सीधा सा मतलब है ज्योति जी कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी नेहा जी आपसे चाहूंगा, इनके ऑडियो को आप डाउन कीजिए। नेहा जी, इनके पास वाकई मैंने दूसरे बार भी इनके पास सवाल आया, फिर ये दूसरी चीजों पर चले गए, विषयांतर कर गए, क्या कहना चाहेंगे? असीम जी, आप तो तारीफ कर रहे थे ज्योति जी की कि उन्होंने आज एडजुडिकेटिंग रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई टिप्पणी करी, पर वो तो आप ही पर टिप्पणी कर गए। और ये क्लासिक केस है। आप याद करिए कि 2019 में भी जब हम चुनाव मेरा दिल बड़ा है नेहा जी, मैं इनको माफ किया, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये क्लासिक एक मैं कहूंगी, इसे बीमारी कहूँ, सिम्टम कहूँ कि चुनाव जैसे जैसे बढ़ता है, 2019 में भी मैंने सेम चीज देखी थी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं उनका ग्राफ, तो वो जो हमारी मीडिया है उसको ही अटैक करने लगते हैं। जबकि आज जो हम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय था उस दिन हमने उस पर भी खुली चर्चा की थी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर तरीके के जवाब देते हैं। लेकिन आज का जो केस है, और धन्यवाद कि आप एक्सपर्ट्स लेके आए इस पैनल में, जिन्होंने बहुत बारीकी से समझाया कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि एक परिवार ने कई हजारों करोड़ों की संपत्ति, अभी मैं पढ़ रही थी कि 500 करोड़ की एक बिल्डिंग बांद्रा में, मुंबई में है नेशनल हेराल्ड की, जो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार विशेष के नाम कर दी। तो ये बहुत क्लियर है, पब्लिक ये देख रही है कि कैसे ये पार्टी जब पावर में थी तो इन्होंने पूरे भारत में तमाम तरीके के एसेट्स विभिन्न तरीकों से, चाहे कोई फाउंडेशन बनाकर, कोई ट्रस्ट बनाकर अर्जित करी, और आज वो मामले सारे सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति कुमार सिंह जी आप अपनी बातों को ठीक से नहीं रख सके, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीके दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अशोक टंडन जी, आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है।
कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी के नेता लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी हमलावर है। इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। अभी बिहार में मीसा भारती के बयान के बाद जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में नवरात्रा के दौरान मछली खाते हुए वीडियो जारी करते हैं, जिसको लेकर सियासी तापमान गरमाया हुआ है। हमारे साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराएंगे और तमाम लोगों को जेल भेजेंगे, क्या कहेंगे? जो डरा हुआ होता है, भयभीत लोगों की ये आवाज है, सहमा हुआ है, जान रहा है कि चुनाव के बाद मेरा जगह कहां होगा। तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक नजर आती है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी को मछली दिखाई पड़ रही है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उनके एजेंडे से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के राह पर चल चुके हैं। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, एक लंबी टीम लगी रहती है, जो लिख के देता है उतना ही बोलते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम लोग सड़क से सदन तक देखे हैं और पूरे बिहार और देश की जनता भी देखी है। ये कहते थे कि हम भाग्यशाली हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री के मैं पुत्र हूं, सचमुच में भाग्यशाली है, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला रानी के पेट से राजा लोकतंत्र में पैदा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका कहना है कि नेचर और सिग्नेचर बिल्कुल नहीं बदलता है और प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात करना मीसा भारती के द्वारा, उस पर उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया है। कैमरामैन ललित के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्हें ईडी से कोई डर नहीं है। ईडी का जो छापा उन पर पड़ा था वो केवल शराब घोटाले की मनी ट्रेल को ढूंढने के लिए पड़ा था। ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी ट्रेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता
तो मैं वहीं होता जहां परसों था। और पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जमीन कब्जाने और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने सभी मामलों को हासिल करने के लिए एक ईमेल जारी किया है। सीबीआई के मुताबिक sandesh.cbi.gov.in इस मेल पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच को कहा है। सीबीआई कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में ही जांच कर रही है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिंदी की बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी हालांकि पिछले साल ही रिलीज हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फिल्म को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट को देखते हैं। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। केरल के इडुक्की चर्च प्रशासन ने युवाओं को आगाह करने के लिए पिछले दिनों तक केरला स्टोरी बच्चों के बीच प्रसारित किया था। इससे पहले भी लव जिहाद और ISIS की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को कई जगहों पर दिखाया गया था। केरल की 4 महिलाओं की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, जो धर्म परिवर्तन के बाद IS ज्वाइन करती है। केरल में कुछ लोग इसे जागरूकता बढ़ाने वाली फिल्म मानते हैं, लेकिन वामपंथी सरकार और कांग्रेस पार्टी इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताती है। हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि इस तरह के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट न करें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र अपनी उम्र संबंधी कमजोरियों और रुचियों को देखते हुए ऐसे जाल में फंस सकते हैं। छात्रों में जागरूकता प्रदान करना चर्च की जिम्मेदारी है। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। पिछले दिनों दूरदर्शन ने इस फिल्म को प्रसारित किया था, लेकिन माकपा सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। प्रसार भारती ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में यूपीए सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद तब तमस फिल्म का प्रसारण किया था। सामाजिक मुद्दों को लेकर बनी फिल्मों में बहस की काफी गुंजाइश होती है। केरल में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के सामने केरल स्टोरी दिखाई गई, जो बाद में एक विवाद के रूप में उभरी। स्क्रीनिंग के माध्यम से हमारा कभी भी समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने या किसी समुदाय को अपमानित करने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना और उन छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना था, जो कि युवा पीढ़ी को आस्था और विश्वास प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा था। यह वास्तव में सराहनीय था कि केरल स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया, खासकर जब कई युवा नकली प्यार के ऐसे जाल में फंसते हैं, तो यह वाकई सराहनीय था। This is a very sad situation that where the culprit is
protected. The culprit jihadi is protected, and the victim Christian is again getting abused by the people who are supposed to protect them. So this is a very sad situation. Hope that central government will look into it. Because the Doordarshan's activity is supported by the entire Christians in Kerala. पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है. Because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? इसमें कोई दो राय नहीं। केरल के कुछ चर्चों ने इस फिल्म का स्क्रीनिंग करके युवाओं को सचेत करने की पहल की है। दूसरी ओर चर्च के दूसरे ग्रुप ने ईद के मौके पर नमाज के लिए चर्च परिसर खोलकर सामाजिक समरसता का दावा किया है और इसे रियल केरला स्टोरी बताया है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। द केरला स्टोरी। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। जारी एशियाई विकास आउटलुक के अप्रैल संस्करण में एडीबी ने कहा है कि विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई है। और अब बात ईद की। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में शव्वाल महीने के चांद का दीदार होने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल को छोड़कर आज पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। मुस्लिम समुदाय ने ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद पर लोगों ने खास सेवैयां, खीर और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। और आपको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे यार, अब नजर डालेंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राज शेखर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के जिंद जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व पर चित्रों के माध्यम से अपना संदेश साझा किया। एनआईए ने झारखंड और असम में छापेमारी कर पीएलएफआई के विनोद मुंडा को झारखंड के खूंटी जिले से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। मामले में 2 अन्य आरोपितों की पहले से ही गिरफ्तारी की जा चुकी है।
केरल के कन्नूर जिले के पनूर में घटित बम विस्फोट अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है। 5 अप्रैल को हुई इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि अपराध के पीछे कई वरिष्ठ स्तर के CPI-M के नेता शामिल हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे में स्कूल बस के पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 15 बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ है।